अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक्स की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे मार्केट एक से ज़्यादा मरतबा जिस एरिया से मार्केट रिजेक्ट होकर आती है उस एरिया को सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। जो अपर जोन होता है, जो ऊपर वाला एरिया होता है, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, नीचे वाले एरिया को सपोर्ट कहा जाता है। तो सपोर्ट एरिया को डिमांड एरिया भी कहा जाता है, डिमांड जोन भी कहा जाता है, और जो रेजिस्टेंस एरिया होता है उसको सप्लाई जोन कहा जाता है, सप्लाई एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो मुख्तलिफ नाम है। हर ट्रेडर के, हर यानी कि जो भी मार्केट में बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे होते हैं, जो जिन्होंने ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह को नाम दिए हैं, ये सब लोगों ने अपने अपने तरीके से नाम दिए हैं। कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट को जो है वो सपोर्ट कहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट को हमारा डिमांड जोन कहते हैं। ठीक है, और जहाँ से डिमांड बढ़ना शुरू होती है, डिमांड बढ़ना शुरू होती है तो प्राइसेस अप जाना शुरू होती हैं। जैसे सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस डाउन जाना शुरू हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो ऊपर वाला एरिया होता है, जैसे कि ये एरिया हमारे पास है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे वाले एरिया को हम सपोर्ट कहते हैं। मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से चलती है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से बुलिश गई, ये रेजिस्टेंस से टच होकर मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से सपोर्ट की तरफ आएगी, फिर दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी। अगर तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और उसके ऊपर सस्टेन करती है तो इसको कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारी जो है वो सपोर्ट का काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गई है। उसके बाद मार्केट आगे एक नई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी जिस एरिया से मार्केट एक से ज़्यादा मरतबा रिजेक्ट होकर वापस आएगी। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट देती है तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारी सपोर्ट बन जाती है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो मार्केट हमारी जो सपोर्ट होती है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तरीकाकार होता है काम करने का। अगर ब्रेकआउट दे दे, कंफर्मेशन दे दे, 15 मिनट की 2-3 कैंडल्स क्लोज हो जाएं, या अगर H1 में आप काम कर रहे हैं तो H1 के अंदर क्लोजिंग दे जाए, जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, 2-3 कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी, उसके बाद आपका जो है वो कंफर्मेशन होगी, तो उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसी के मतलब एक और बात भी कर लेते हैं। समटाइम्स होता है कि मार्केट जो है वो ऐसे ब्रेकआउट देती है, सस्टेन करने की कोशिश करती है और फौरन वापस चली जाती है। इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, दोनों तरफ दे सकती है मार्केट इस तरह ब्रेकआउट। फॉर एग्जांपल सपोर्ट की तरफ दे दिया, आप रेजिस्टेंस की तरफ इस तरह ब्रेकआउट देके उसके बाद ऐसे डंप नीचे की तरफ डंप कर जाएगी मार्केट। अक्सर ऐसा ही होता है, मार्केट जो है वो नए ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए जो है वो इस तरह हरकत करती है। समटाइम्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करनी होती है, इंटरनल लिक्विडिटी या एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होती है, वो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट क्रैश करती है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। जब आप मार्केट को देखते रहते हैं डेली बेसिस पे, आप एनालाइज करते रहेंगे, मार्केट को जज करते रहेंगे, कैंडल्स को देखते रहेंगे, मार्केट का पैटर्न समझने की कोशिश करते रहेंगे, आपको चीज़ों की समझ आती रहेगी। जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना छोड़ देंगे, आप बस तुक्का ट्रेडिंग शुरू कर देंगे कि बस बहुत ज़्यादा गिर गई है, यहाँ से हम बाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बुलिश हो गई है, यहाँ से हम सेल कर लेते हैं। इस तरह ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग के लिए आपको कंप्लीट एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक अच्छा टाइम देना पड़ता है आपको मार्केट में। डेली से 2 से 4 घंटे आप मार्केट को दें, आप मार्केट को देखें, मार्केट को जज करें, उसके बाद आप ट्रेडिंग में कदम रखें। इसी तरह हम ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स भी वहीं पे बनते हैं जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पड़ी होती हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जो है SMC और ICT वगैरह के जो ट्रेडर्स हैं ना, वो लोग यूज़ करते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स जो है, ऑर्डर जो SMC का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, उसके लिए जो है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है। फेयर वैल्यू गैप के बगैर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता। अभी हम थोड़े से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, H1 का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ के दिखाते हैं। अभी देखेंगे सेल का, अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हमारे पास एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये हमारे पास सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की पहचान कैसे होती है? ऑर्डर ब्लॉक की पहचान ये है कि आपने ऑर्डर ब्लॉक्स की पहचान ये होती है कि जो लास्ट कैंडल या जो करंट कैंडल जिसने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, अगर फॉर एग्जांपल हम सेल का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि जो कैंडल्स है ना, उनका विक जो है वो एक कैंडल का जो टेल होती है ना, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लंबी होनी चाहिए। जैसे इस कैंडल के अंदर है, अभी हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं आपको, एक कैंडल जो है, क्या इशू है, ये देखें यहाँ पे, इसके अंदर जरा ध्यान से देखें, हमारे पास एक कैंडल जो है उसकी विक ज्यादा है, नेक्स्ट कैंडल की विक लो है, नीचे है। ठीक है, उसकी विक इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसको देखना है हमने ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडेशन के लिए। जैसे इधर यहाँ पे है, इस जगह पे भी सेम यही सिचुएशन है,
इस जगह पे भी सेम वही सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे भी विक ज़्यादा है, नेक्स्ट कैंडल जो है उसकी विक नहीं है इतनी, ठीक है। इस तरह की हमने विक्स को ढूंढना है, उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक का पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें तो अगर लेटेस्ट इस कैंडल्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है सेल की, लेकिन इसने कोशिश की है दोबारा जाके ऊपर से अपना ऑर्डर ब्लॉक उठाने की। एसएमसी के मुताबिक ये अभी वैलिड हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। उसके अलावा हम पीछे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये वाला, ठीक है। ये एरिया से मार्केट ने अपना ऑर्डर ब्लॉक उठा लिया है, ये देखें 2 मरतबा जाके उस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और मार्केट ऑलमोस्ट, अगर हम देखें 28 से नीचे आई, ऑलमोस्ट 200 पिप्स जो है वो हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिया ऑर्डर ब्लॉक पे। यही एरियाज होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ जाएं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ये हमारी रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। ये हमारी रेजिस्टेंस बनती थी, इस एरिया के नीचे नीचे हमने ट्रेड लेनी थी और इस एरिया के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाना था। अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ही बात कर रहे थे, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में बता दूं आपको। ये एक मरतबा इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन ली, अब नेक्स्ट दूसरी मरतबा जब मार्केट ने यहां से रिजेक्शन ली है, ये देखें, ठीक है, 2 मरतबा मार्केट ने यहां से रिजेक्शन ले ली। एक से ज्यादा मरतबा जब मार्केट किसी एरिया से रिजेक्शन ले लेती है उसको हम अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। हमने अभी यहाँ पे सपोर्ट तो ढूंढ लिया, अभी हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं अपनी, सॉरी रेजिस्टेंस हमें मिल गई, हम अभी सपोर्ट ढूंढते हैं अपनी। ये हमारे पास सपोर्ट है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे देखें, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ, एक रिजेक्शन, उसके साथ ही बिल्कुल दूसरी रिजेक्शन भी है, ये देखें, दूसरी मरतबा रिजेक्शन वहीं से ली, उसके बाद ये हमारे पास तीसरी रिजेक्शन आ गई है, जिस जोन से तीसरी मरतबा रिजेक्ट होकर मार्केट गई है, ठीक है। ये होती है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। तो सपोर्ट, बहुत से ट्रेडर्स आजकल मार्केट में हैं जो कह रहे हैं कि जी आईसीटी, एसएमसी, सारे कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, सारे ट्रेडिंग के तरीकाकार ठीक है, जिस बंदे को जिस तरह समझ आए वो उस तरह ट्रेड करे। लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि जो पुरानी चीज़ें थी, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें जो पुरानी थी, उन्हीं को नए नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। उन्हीं को नए नाम दे के तो मार्केट में नई से नई जो है टेक्निक्स जो है वो लॉन्च की जा रही हैं, नए से नए कॉन्सेप्ट्स, नई से नई एजुकेशन की चीज़ें जो है वो लॉन्च की जा रही हैं, और नए ट्रेडर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है इतनी सारी चीज़ें बता के कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ठीक है, हो रहा होगा, लेकिन ये पुरानी ही चीज़ें हैं, उनको नाम नए दे दिए गए हैं। तो आपने जब भी ट्रेड करनी है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी है, आपने, अगर आप पुराने ट्रेडर हैं, आप पुराने तरीके से काम करते हैं, तो पुराने तरीके से ही काम करें। नई चीज़ों को सीखना बुरी बात नहीं है, नई चीज़ों को सीखें, लेकिन पुरानी चीज़ों को भी ज़हन में रखते हुए चलें। आपने जब भी ट्रेड करनी है, मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी है, अपनी इन चीज़ों को छोड़ते हुए ट्रेड नहीं करनी। आजकल टिकटॉक के ऊपर बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो फुल मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, $100 का अकाउंट जो है वो उसको जो फ्लिप करते हैं उसको $5,000, $10,000, 100K पे ले जाते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। आजकल के नए जितने भी ट्रेडर्स हैं वो यही सोचते हैं कि ट्रेडिंग करके हम दिनों में अमीर हो जाएंगे। दिनों में अमीर नहीं हुआ जाता, टाइम लगता है हर चीज़ को। कोई भी एक दरख्त है ना, उसको भी जब उसका बीज बोया जाता है तो उसको टाइम लगता है फल देने में, या छाँव का वाला दरख्त हो तो उसको भी छाँव देने में टाइम लगता है, 2-3 साल लगते हैं। आपको भी अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप 2-4 ट्रेड्स उल्टी सीधी लगा के गैम्बलिंग करके 100 को 500 कर लेंगे या 1000 कर लेंगे, तो नेक्स्ट डे आप वो सारे का सारा लूज कर देंगे, फायदा नहीं है। अच्छे सेटअप ढूंढें, खुद ट्रेड 1 या 2 सेटअप दिन में लाजमी मिल जाते हैं आपको। कोई भी मार्केट हो, गोल्ड की हो, करेंसीज की हो, उसके अलावा स्टॉक्स की हो, क्रिप्टो की हो, कोई भी मार्केट हो, आपको 2 सेटअप डेली के लाजमी मिल जाएंगे जिसमें आप ऑलमोस्ट 100 पिप्स उठा सकें। गोल्ड की मार्केट की बात करूं, करेंसीज में 100 पिप्स डेली बेसिस पे नहीं मिलते। तो आप कोई भी मार्केट हो उसमें अच्छे सेटअप्स ढूंढें। अच्छे सेटअप्स ढूंढने के बाद एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करें। उतना ज़्यादा लॉस ना हो कि जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। आपके पास इतना बैकअप हो, अगर आपका एक एसएल हिट हो जाए तो आपके पास आगे 10, 15, 20 ट्रेड्स करने के लिए पीछे बैकअप हो। डेली बेसिस पे 1%, 2% अपना जो है इक्विटी को यूज़ करते हुए आप ट्रेड्स करें, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ। नए नए जो ट्रेडर्स आए हुए हैं वो उल्टी सीधी ट्रेड्स लगाते हैं, उनको होश ही नहीं है कि हमने क्या करना है, हमने लोगों के पैसे बचवाने हैं, वो लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये सारे जो हैं वो जुआ खेलते हैं, इन्हीं की वजह से, गैम्बलिंग करने की वजह से उलमाए कराम जो है वो फतवा दे देते हैं कि जी ये तो हराम है, ट्रेडिंग जायज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हलाल तरीके से करें, एक कारोबार समझ के करें तो ये हलाल है। अगर आप कारोबार समझ के नहीं करते, गैम्बलिंग करेंगे, जुआ खेलेंगे, तो ये हराम है।
हमने आपको सेल के ऑर्डर ब्लॉक का बता दिया था, अभी हम आपको बाय के ऑर्डर ब्लॉक का भी बता देते हैं। बाय के ऑर्डर ब्लॉक के लिए अगर हम फेयर वैल्यू गैप ढूंढें, आईसीटी के लिए फेयर वैल्यू गैप जरूरी नहीं होता, एसएमसी के लिए फेयर वैल्यू गैप जरूरी है। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। आपने जब भी ट्रेड लेनी है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, आपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड लगानी है। आपका एसएल जो होगा वो आपने अपनी कैंडल के लो पे रखना है, ठीक है। जिस कैंडल से आपका फेयर वैल्यू गैप निकल रहा है उस कैंडल के लो पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी सपोर्ट है, तो हमने ऑर्डर अपना स्टॉप लॉस यहां रखना था, ठीक है, अगर ये हमारी सपोर्ट होती। लेकिन हमने ऑर्डर ब्लॉक पे अगर ट्रेड लेनी